Hello guys, good morning. A very warm welcome to all of you guys on this beautiful platform that is UPPCL with UQ. So guys, जैसा कि आप लोग आज के इस थंबनेल में देख रहे हो, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे न्यूमेरिक के प्रोस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हमारे एग्जाम में हम जानते हैं जो भी न्यूमेरिक्स क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स वाली क्वेश्चन होते हैं, ऑब्वियसली बात है। तो 1 मार्क्स में कोई लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं देगा, वो हमें छोटी छोटी सी कैलकुलेशंस देता है मेनली, जिनको हमने बीती क्लासेस में डिस्कस किया है या हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। मैं मेनली उन सारे टॉपिक्स को ही उठा रहा हूँ जो हमारे न्यूमेरिकल प्रोस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम में, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अब आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले टैक्स ऑन रिटायरमेंट बेनिफिट्स। आज की हमारी क्लास का जो शीर्षक है वो ये है, टाइटल ये है कि जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं उन पर टैक्स की गणना किस तरह से करते हैं। यानी कि जब कोई पर्सन यानी कि एम्प्लॉय रिटायर हो रहा होता है तो उसको क्या क्या पेमेंट्स दिए जाते हैं और उन पर टैक्स जो है लगाने की क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, वो हम सब देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहले आज मैं खाली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा और जो है फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी न्यूमेरिक बताऊंगा, न्यूमेरिकल जो कैलकुलेशन है वो बता दूंगा। तो सबसे पहले आज मैं बताता हूँ कि कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो एक एम्प्लॉय को मिलते हैं रिटायरमेंट के टाइम पर, जिन पर हमें टैक्स की गणना करनी होती है। पहला है हमारा ग्रेचुटी। ग्रेचुटी क्या है? एक ऐसा बेनिफिट्स है जो कि रिटायरमेंट के टाइम पर दिया जाता है एम्प्लॉय को मोस्टली। लेकिन क्या होता है, अगर आप एक सर्टेन पीरियड ऑफ सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं तो भी आपको ग्रेचुटी की अमाउंट आपके आपके डिपार्टमेंट से मिल जाती है जहां आप सर्विस कर रहे थे। ठीक है, अगर आप एक सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स को कंप्लीट कर लेते हैं अपनी सर्विस में। अदरवाइज नॉर्मली जो होता है वो ग्रेचुटी रिटायरमेंट के टाइम पर ही दी जाती है। दूसरा है हमारा पेंशन। सब लोग जानते हैं, हालांकि अब तो पेंशन खत्म ही कर दी गई है ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट में, कुछ एक को छोड़कर। तो पेंशन का भी जो पैसा मिलता है हमारे एम्प्लॉय को, उस पर भी कुछ टैक्स लगाया जाता है, तो वो सब देखेंगे। फिर है लीव इनकेसमेंट। लीव इनकेसमेंट गाइस बहुत से बच्चों ने, आप लोगों में से नहीं सुना होगा आई थिंक, जो न्यू बच्चे हैं या जिन्होंने इसी साल आई थिंक तैयारी की है। सो मुझे वीडियो के नीचे बताइएगा जरूर कमेंट्स में कि आप में से कितने ऐसे बच्चे थे जो ये वीडियो देख रहे हैं जिनको लीव इनकेसमेंट के बारे में पहले से पता था कि ये क्या होता है। चलिए, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं डिस्कस करता हूँ। लिव इनकेसमेंट क्या है गाइस? जैसे कि हम लोग जब कहीं पे सर्विस करते हैं, ठीक है, मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि हम लोग को यूपीपीसीएल में क्या होता है, साल के दौरान कुछ छुट्टियां मिलती हैं, कुछ छुट्टियां मिलती हैं, जिनमें से अभी छुट्टियां दो तरह की होती हैं। ठीक है, हालांकि छुट्टियां तो बहुत सारी होती हैं, वेरियस टाइप ऑफ छुट्टी मिलती हैं, लेकिन मेनली जो छुट्टियां मिलती हैं हमें, वो दो तरह की छुट्टी मिलती है। एक होती है जिनको बोलते हैं लीव इन, एक को बोलते हैं कैजुअल लीव सीएल, और दूसरी होती है ईएल यानी कि अर्न लीव। मैं अगर बता दूं थोड़ा सा डीप में जाकर, लीव हमारी दो तरह की मिलेंगी मेनली। एक होती है सीएल, एक होती है ईएल। इनको बोलते हैं कैजुअल लीव, आकस्मिक छुट्टी। इनको बोलते हैं अर्न लीव, यानी कि अर्न लीव मतलब इनका पैसा मिल सकता है हमें, ठीक है, अगर हम नहीं लेंगे। तो सीएल क्या हो जाएंगी? सीएल लीव ऐसी होती हैं जो ईयर के एंड में लैप्स हो जाएंगी। आप जैसे कि हम लोग यूपीपीसीएल में बताएं, ये हम लोग को 14 छुट्टियां मिलती हैं, 14 सीएल मिलती हैं और 31 ईएल मिलती हैं। अब ये जो 14 छुट्टियां हैं वो ऐसी हैं, अगर आप ड्यूरिंग द ईयर नहीं लोगे, फॉर एग्जांपल कैजुअल मतलब आकस्मिक लीव, आपको अचानक से सपोज कर लो सुबह उठ के जो है आपकी तबीयत खराब है, आप ऑफिस नहीं जा सकते हो, तो उस केस में कैजुअल लीव हमारी काम करेगी, मतलब अचानक कोई सडन रीजन आ गया। तो अगर ये 14 छुट्टियां जो मिली हैं, अगर आप ईयर के एंड तक नहीं लोगे तो ईयर के एंड में जाकर ये लैप्स हो जाएंगी और अगले साल के फर्स्ट ईयर पे फिर आपके अकाउंट में 14 छुट्टियां क्रेडिट कर दी जाएंगी। ठीक है, यानी कि ये वाली चली जाएंगी, खत्म हो जाएंगी अगर आप नहीं लोगे तो। लेकिन जो ईएल होती है, ये लैप्स नहीं होती है। ईएल मतलब अर्नड लीव, यानी कि आपको इस साल में 31 छुट्टियां गवर्नमेंट अलाउ कर रही है, यानी कि 31 डे आप छुट्टी पे जा सकते हो। ठीक है, और जो है आपका सैलरी का पैसा नहीं काटा जाएगा। लेकिन इनकेस आप छुट्टी नहीं लेते हो, तो अगर आपने साल के दौरान ये 31 छुट्टियां नहीं ली, तो ये आपकी छुट्टियां स्टोर होती रहती हैं और रिटायरमेंट के टाइम पर एक सर्टेन लिमिट तक छुट्टियों का पैसा दे दिया जाता है हमें। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस था। तो अब रिटायरमेंट के टाइम पर आपको अर्न लीव का जो पैसा मिल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं लीव इनकेसमेंट। ठीक है, लीव इनकेसमेंट का जो पैसा है उसको हम लोग, अब इस पर जो है ऑब्वियस सी बात है, आपको दे तो एम्प्लॉयर रहा है आपका, ठीक है, आपकी काम से जुड़ा हुआ पैसा है, तो आपको अगर पैसा लीव इनकेसमेंट का मिल रहा है तो इस पर भी टैक्स लगता है। ठीक है, हालांकि कुछ डिपार्टमेंट्स में क्या है, लीव इनकेसमेंट ड्यूरिंग द सर्विस भी आप कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक पहले यूपीपीसीएल में भी था, अब तो शायद ऐसा नहीं है। अब लीव इनकेसमेंट मेरे ख्याल से रिटायरमेंट के टाइम पर ही उसका पैसा मिलता है। अगला है कंपनसेशन ऑन रिट्रेंचमेंट। ये रिट्रेंचमेंट क्या होता है? रिट्रेंचमेंट होती है छटनी, हिंदी में अगर मैं लिख दूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
जैसे कि आप किसी डिपार्टमेंट में किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में 100 एम्प्लॉइज हैं। उस कंपनी की क्या हुई, कोई ब्रांच खत्म हो गई, ठीक है, उस कंपनी ने आपको हायर किया था, लेकिन उस कंपनी की कोई ब्रांच जो उसने कहीं डाली थी वो खत्म हो गई, तो आप कंपनी ऑब्वियसली आपको रखेगी तो है नहीं, क्योंकि उसकी जो अदर ब्रांचें हैं वहाँ पे ऑलरेडी स्टाफ है, तो वो क्या करेगी, आपको छुट्टी कर देगी भाई, यानी कि आपकी छटनी कर रही है। अब उसको इतने एम्प्लॉइज नहीं चाहिए, कुछ थोड़े से एम्प्लॉइज चाहिए, 100 में से केवल 80 चाहिए, तो 20 को निकाल देगी। अब जिन 20 एम्प्लॉइज की भी छटनी कर रही है, निकाल रही है, तो उनको कुछ पैसा देने, कंपनसेशन देती है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपनसेशन ऑन रिट्रेंचमेंट। तो अगर आपको रिट्रेंचमेंट पे नहीं, छटनी के कारण कुछ पैसा दिया गया है, तो इस पर भी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, इनकम टैक्स टैक्स लगाता है, ठीक है। अगला है कंपनसेशन ऑन बीआरएस। बीआरएस भी आई थिंक सभी को पता होगा, वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस, जैसे कि जहाँ अपना सर्विस काल ऑलमोस्ट पूरा कर लेते हैं, हमारे सर्विस में लास्ट के कुछ ईयर्स बचे हुए होते हैं, तो वहाँ पर हमारा डिपार्टमेंट जो है, ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय को ये फैसिलिटी दी जाती है कि अगर हम चाहें बीआरएस, यानी कि जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस, यानी कि हम अपनी जो सर्विस है उसे स्वेच्छा से, यानी कि अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले सकते हैं अगर हम चाहें, एक सर्टेन नंबर ऑफ ईयर से पहले। तो अब आप रिटायरमेंट ले रहे हो, यानी ये जब क्या बोलते हैं, नॉर्मली सारा पैसा पेंशन का, फंड का जो होता है रिटायरमेंट पे ही मिलता है, लेकिन अगर आपने बीआरएस ले लिया, यानी कि टाइम से पहले आपने रिटायरमेंट ले लिया, तो उस केस में आपको बहुत सारे पेमेंट्स दिए जाएंगे अलग अलग चीज़ों के, ठीक है, तो उस पर आपसे टैक्स लगाया जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड कंपनसेशन ऑन बीआरएस। हमें बीआरएस पे जो कंपनसेशन मिलता है उस पर भी टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। अगला है हमारा प्रोविडेंट फंड, ठीक है। प्रोविडेंट फंड हम जानते हैं, हमारा एम्प्लॉयर हर महीने जो है हमारी सैलरी का एक सर्टेन परसेंट हमारे एक जो प्रोविडेंट फंड होता है उसमें जमा करता रहता है, ठीक है। उस सर्टेन लिमिट तक तो कोई टैक्स नहीं पड़ता, लेकिन सर्टेन लिमिट से ज़्यादा अगर वो जमा कर रहा है तो उस पर टैक्स लगाया जाता है। तो ये कुछ टैक्सेस होते हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें आने वाली क्लास में 1 बाय 1 पढ़ना है। ये सारी चीज़ें जो है, जो न्यूमेरिक क्वेश्चन के प्रोस्पेक्ट से बात करूँ, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन के प्रोस्पेक्ट से, ये सब इंपॉर्टेंट है। इन सब में से कहीं भी से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में, ठीक है। तो आने वाली वीडियोस में 1 बाय 1 एक एक टॉपिक को कंप्लीट कराऊंगा। जैसे कि अगला हमारा अगली क्लास में मैं ग्रेचुटी को स्टार्ट करूंगा, ये ग्रेचुटी क्या है, ठीक है। लगी ग्रेचुटी के बारे में बेसिक सी बातें मैं आज ही बता दे रहा हूँ, इसकी कैलकुलेशन जो है मैं अगली क्लास में बता दूंगा, ठीक है। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं। सो गाइस चलिए आज हम लोग अपने पहले टॉपिक को ग्रेचुटी के बारे में सब डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रेचुटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। अगली वीडियो में मैं इसकी जो ग्रेचुटी को कैलकुलेट करने की, टैक्सेबल अमाउंट को फाइंड आउट करने की जो तरीका है, जो नियम है, वो बता दूंगा, ठीक है। मैं बेसिक से बता दे रहा हूँ इसकी बातें क्या है। तो ग्रेचुटी के लिए सबसे पहले याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है ग्रेचुटी की लिमिट क्या है। तो ग्रेचुटी की लिमिट प्रेजेंट टाइम में 20 लाख रुपए है, यानी कि किसी भी एम्प्लॉय को ग्रेचुटी का पैसा जो दिया जाता है मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा रुपए की ग्रेचुटी उसको नहीं मिल सकती। अब ग्रेचुटी का पैसा जो आपको मिल रहा है, ग्रेचुटी का पैसा आपको अलग अलग टाइम पर मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग सर्विस, आफ्टर सर्विस, या किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई तो उसकी डेथ के बाद उसके परिवारजनों को ग्रेचुटी का पैसा दिया जाता है। तो इन तीनों ही केसेस में अलग अलग तरीके से हम ग्रेचुटी को डील करते हैं। चलिए अब बात करें सबसे पहले ड्यूरिंग सर्विस। अगर आपको ड्यूरिंग सर्विस, आपने सर्विस के दौरान ही एक सर्टेन पीरियड के बाद हम ग्रेचुटी का पैसा ले सकते हैं अपने विभाग से। अगर आपने ग्रेचुटी के दौरान क्या बोलते हैं, सर्विस के दौरान ही ग्रेचुटी का पैसा ले लिया है, तो उस केस में ये फुली टैक्सेबल होगा। फुली टैक्सेबल फॉर ऑल से मतलब है हमारा, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर आपने ड्यूरिंग सर्विस पैसा ले लिया ग्रेचुटी का तो आप पर टैक्स पड़ेगा और फुली टैक्सेबल अमाउंट होगी। आफ्टर डेथ, फॉर एग्जाम्पल किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई, उसके परिवारजनों को ग्रेचुटी का पैसा दिया गया है, तो उस केस में एग्जैम्प्टेड, फुली एग्जैम्प्टेड। फॉर एग्जाम्पल किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई और ग्रेचुटी का 5 लाख रुपए उसकी फैमिली को दिया गया, तो उस पर कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। अब आफ्टर सर्विस, नॉर्मली ग्रेचुटी का पैसा आफ्टर सर्विस ही मिलता है, ठीक है। इसमें दो केसेस बनते हैं हमारे। अब आफ्टर सर्विस, अगर सर्विस कंप्लीट करने के बाद किसी पर्सन को फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट के टाइम पर ग्रेचुटी का पैसा दिया जा रहा है, तो हम ये देखते हैं कि वो एम्प्लॉय गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इस केस में फुली एग्जाम्प्ट। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, रिटायर हुआ, रिटायरमेंट के टाइम पर उसको 15 लाख रुपए की ग्रेचुटी मिली, तो क्या उस पर टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इसलिए ग्रेचुटी का पैसा पूरी तरह से एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, और उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
अब अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करें, ऐसे एम्प्लॉय जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद उनको पैसा मिला है ग्रेचुटी का, तो उन पर टैक्स की गणना हम कैसे करेंगे? तो देखिए, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में हम एम्प्लॉय को दो पार्ट, जो भी कंपनीज होती हैं, यानी कि एम्प्लॉय जिस भी कंपनी में काम कर रहा है, हम उस कंपनी को दो पार्ट में बांट लेते हैं। पहला है कंपनीज ऑन विच ग्रेचुटी एक्ट 1972 इज एप्लीकेबल। वे कंपनियां जहां पर ग्रेचुटी अधिनियम 1972 लागू होता है। दूसरा हो रहा है ग्रेचुटी एक्ट नॉट एप्लीकेबल, ऐसी कंपनियां जहां पर ग्रेचुटी अधिनियम लागू नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो केस में हम बांट लेंगे। अब जिन कंपनियों पे ग्रेचुटी एक्ट लागू होता है उन पर टैक्स की गणना करने की कुछ अलग नियम है, और जिन कंपनियों पर ग्रेचुटी एक्ट 1972 लागू तो नहीं होता है उन पर कैलकुलेशन, जो टैक्सेबल अमाउंट की गणना करने के नियम कुछ अलग है। कुल मिलाकर टैक्स तो दोनों ही कंपनियों में पड़ेगा। एम्प्लॉय चाहे ऐसी कंपनी को बिलोंग करता है जहाँ ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल है तो वहां पर भी टैक्स पड़ेगा और यहाँ पर भी टैक्स पड़ेगा, लेकिन दोनों के रूल्स थोड़े से अलग हो जाएंगे। यानी कि वे आप सवाल वो सब छोड़ते हैं, खैर वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी कंपनियां हैं जिन पर 1972 एप्लीकेबल होता है और किन पर नहीं होता है। तो इसको लिख लो कि ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, इफ एनी ऑफ द डे ऑफ द ईयर एटलीस्ट 10 और मोर पीपल आर वर्किंग इन द कंपनी। सो हिंदी में इसको बता दे रहा हूं, अपने शब्दों में लिख लेना। यदि साल के किसी भी दिन अगर किसी कंपनी में 10 या उससे ज्यादा लोगों ने काम किया है, चाहे वो फॉर एग्जाम्पल 10 लोग पूरे साल काम करते रहो या सिर्फ एक ही दिन के लिए 10 लोगों को हायर किया, बाकी पूरे साल कंपनी में सिर्फ 7 लोग काम कर रहे हैं, तो भी उस पर ग्रेचुटी एक्ट 1972 एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसका रूल क्या लिखेंगे? रूल लिखेंगे किन कंपनियों में लागू होगा? वे कंपनियां, यानी कि वे सभी कंपनियां जिनमें साल के किसी भी दिन या साल के, या तो पूरे वर्ष या साल के किसी भी दिन 10 या उससे ज्यादा लोग काम कर रहे थे, तो वहां पर ग्रेचुटी एक्ट 1972 एप्लीकेबल हो जाएगा। कहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा? तो जहां पर साल में किसी भी दिन 10 या उससे ज्यादा लोगों ने काम नहीं किया है, मतलब 10 से कम ही लोग थे पूरे साल, तो वहां पर ग्रेचुटी एक्ट लागू नहीं होता है। ओके, सो ये थे इसके रूल। कुल मिला के आगे इसी ग्रेचुटी की गणना कैसे करते हैं वो मैं अगले क्लास में बताऊंगा। इन दोनों केस में, इसमें और इसमें, दोनों केस में ग्रेचुटी की गणना की जाती है। तो ये दोनों केसेस मैं कल बताऊंगा, इसमें गणना करने के क्या नियम है और इसमें गणना करने के क्या नियम है, ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। सो आई होप इतना आप लोगों ने क्लियर किया होगा, इतने आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे और आपको जो है अच्छे से जो है आपके डाउट्स क्लियर होंगे। ग्रेचुटी को लेकर कोई अगर आपके डाउट रहे होंगे और जिन्होंने पहली बार पढ़ा है, आई होप उनको समझ आया होगा। हो सकता है फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, कुछ चीज़ें नहीं आती क्लैरिटी के साथ, मुझे भी ऐसा होता था। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो के नोट्स बनाए ही होंगे, नहीं बनाए तो बनाइए वीडियो को रिवाइंड करके, और उन नोट्स को सिर्फ आप अगले 3 दिन तक सिर्फ 5 से 10 मिनट देख लीजिएगा, जैसा मैं बोलता हूँ अपनी हर वीडियो में। और 3 दिन के बाद आपको उनमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर दिखाई देने लगेंगी। तो दैट्स ऑल फॉर द गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर आपने अपने चैनल को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।